जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको इंशाल्लाह उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते तो इसके बारे में रिसर्च करें, ज़रूरी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर नहीं जानते तो फिर जिधर आप आएंगे आप सरप्राइज़ हो जाएंगे इन चीज़ों से, तो आपको मुश्किलात होंगी। तो बेहतर है कि आप अपनी मुश्किलात के बारे में पहले ही हल सोच के फिर यहाँ पे आएँ। मैं जब आने वाला था इधर तो मैंने बहुत सारी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी थी, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारी, तकरीबन 80% तो बातें ठीक हैं उसमें। और बाकी भी तकरीबन हेल्पफुल था, उससे बड़ी हेल्प हुई है मुझे। तो मैंने कहा भाई जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि अगर कोई बंदा आना चाहता है तो उसको हेल्प हो जाए। इसके अलावा अगर आप अकेले आ रहे हैं तो सर्कमस्टांसिस और हैं, अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आपको फैमिली के साथ आके फिर ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा आप रिसर्च करें, आप किस शहर में आ रहे हैं, उसके अलावा आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, जॉब क्या है, उसकी अर्निंग क्या है, आप अखराजात क्या हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र लाजमी रखें, उससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पे अखराजात बहुत हैं सर, स्टार्टिंग इधर बहुत मुश्किल है। मुश्किल इस हवाले से कि आप नए होते हैं किसी इलाके में, जब आप पाकिस्तान में या इंडिया में आप एक शहर से दूसरे शहर में जाएं तो आपको फिर भी मुश्किल होती है। ये तो मुल्क ही दूसरा है, उनके कानून दूसरे हैं, अलग हैं। नया कंट्री है, नए लोग हैं, नए कानून हैं, बंदा यूज टू नहीं होता। और आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है टाइम के साथ। लोग यहाँ पे पुराने भी हैं, नए भी आते हैं, आके एडजस्ट हो जाते हैं। वो इसलिए एडजस्ट होते हैं क्योंकि वो रिसर्च उन्होंने की होती है। ज़्यादा कामयाब वही लोग हैं जो रिसर्च करके आते हैं। तो आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दें कि आपका प्रोफेशन क्या है, उसके लिए फिर अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि आपको जॉब ईजी से मिल जाए। और जो बंदा भी यहाँ पे आए तो मिनिमम 4 महीने का खर्चा उसके पास होना चाहिए। मैं फैमिली का इसलिए साथ साथ ज़रूर बोलता हूँ क्योंकि फैमिली के साथ आपके अखराजात बढ़ जाते हैं। अकेले बंदे को इतना टेंशन नहीं, वो गुजारा कर लेता अपना जैसा भी है, ओखा सोखा होकर। लेकिन अगर आपके साथ फैमिली है तो फिर ज़्यादा मुश्किलात हैं, आपको फिर फैमिली की देखभाल भी करनी है, तो अखराजात बढ़ जाते हैं। अगर बच्चे हैं तो और ज़्यादा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग समझते हैं अभी अगर यहाँ पे अगर आ गया बंदा तो फैमिली के साथ, तो आते ही बच्चों का खर्चा शुरू हो जाता है। वो बच्चों को जनाब पर मंथ वो $600-700 देते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपने पहले यहाँ पे आना है, आपने कम अज़ कम 18 महीने यानी कि 1.5 साल आपने टैक्स देना है। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे कि आप जो है ना फैमिली का राइट्स अप्लाई कर सकें। वो भी फिर आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन देख के उस हिसाब से आपका खर्चा जो है ना वो लगाते हैं कि कितना देना है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम क्या है। तो 1.5 साल का टाइम है सर, 1.5 साल आपको बच्चों का फैमिली का खर्चा नहीं मिलना। इस चीज़ को ज़हन में रखें। ये लोगों की गलतफहमी है बहुत ज़्यादा कि भाई फैमिली में आ जाओ तो बच्चों को खर्चा देना शुरू कर देती गवर्नमेंट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने पहले गवर्नमेंट को टैक्स देना है 1.5 साल, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे कि आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा घरों के किराए बहुत ज़्यादा हैं इधर। कोविड के बाद तो आग लग गई है इधर, बहुत ज़्यादा प्राइसेस राइज हो गई हैं। पहले जो मकान 1,000, 800, 900 हज़ार में इधर मिलता था वो अब 2-2 हज़ार में चला गया। टोरंटो में तो इससे भी ज़्यादा बुरी है। वहाँ पे होमलेस पीपल्स की तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा। मैं टोरंटो में गया था, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, तो उसमें मैंने रिकॉर्ड किया है कुछ होमलेस वालों का भी, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने जनाब टेंट लगाए हुए हैं पार्कों के अंदर, जो कपड़े का टेंट नहीं होता, वो टेंट लगा के तो वो उधर रातें गुजारते हैं अपनी इतनी सर्दी में। गवर्नमेंट एक काउंटर लगाती है उधर सरकारी, ठीक है, उसके ऊपर वो बॉक्स बना होता है, वो खाने पीने के लिए एक बॉक्स बना देते हैं। आप उधर जाए लाइन बना के बारी बारी, तो अपना बॉक्स पकड़ें, खाना खाएं और सो जाए जाके। तो ये तो हाल है टोरंटो में। तो हाल जो है वो बहुत ख़राब है। वो रिसेशन कहते हैं जी उधर, रिसेशन मतलब मंदी, कारोबारी मंदी। तो कारोबारी मंदी की वजह से लोगों के पास जॉब नहीं है, अगर जॉब है तो उनको इतनी पे नहीं मिलती कि वो अपना घर ले सके रेंट पे। तो बहुत ज़्यादा तादाद है होमलेस पीपल की। तो मैं इधर मॉन्ट्रियल में हूँ। मॉन्ट्रियल में मैंने देखा है, कल न्यूज़ देख रहा था
तो वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, वो भी नीचे लगा दूंगा मैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वाकई ये हकीकत है जो मैं बता रहा हूँ। तो लोगों को, जो लैंडलॉर्ड है, जो घर के मालिकान हैं, वो बहाने बहाने से लोगों को घरों से निकाल रहे हैं। भाई हमने रिपेयरिंग करवानी है, हमने जनाब वो इसको बेच दिया है, ठीक है, पेंट शेंट करवाना है, तो इस तरीके से वो निकालते हैं उनको और उसके बाद दोबारा गुस्से नहीं देते। तो इस बारे में अभी गवर्नमेंट जो है कानून साजी कर रही है, मैंने न्यूज़ देखी है। अब देखें वो कब तक कोई कानून बनता है और किस किस्म का बनता है, तो उसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन जो है कि प्रॉब्लम तो इधर है रिहायशियों को। आप आने से पहले जिस एरिया में आप आ रहे हैं, वहाँ पे उस एरिया में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना ऑथेंटिक जो है वो गूगल मार्केट प्लेस है, जिसके अंदर वो अनाउंसमेंट होती है, मकान जो किराए पे लगाते हैं ना लोग, उसके अंदर अपने इश्तेहार वगैरह लगाते हैं। तो आप उसमें सर्च करें, आने से पहले एरिया डालें, आप कौन से एरिया में आ रहे हैं, शहर का नाम लिखें, अपने एरिया का नाम लिखें, पिंड दा महल्ले दा, जिस महल्ले में आप देखना चाहें, जिस एरिया में आप देखना चाहें, तो उसके अंदर कोई मकान होगा तो वो निकल आएगा उसके अंदर, और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे उनके साथ। तो वो हेल्पफुल है। आने से पहले यानी कि अपनी तैयारी कर लें, उनसे रब्ता कर लें, आपको रेंट का पता चल जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है वो इश्तेहार लगा होता है, बंदा देख लेता है उधर से, जी इश्तेहार लग गया जी जाकर लाने, नहीं ऐसा नहीं होता। इस वक्त इस तरह का मसला भी होता है, वो इश्तेहार लगा देते हैं 3-4 महीने पहले, तो ये हमारा मकान तो 4 महीने के बाद फ्री होना है, ठीक है। तो आप आ गए हैं, वो इश्तेहार देख के उधर आके कॉन्टैक्ट किया आपने, तो वो तो 4 महीने आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हाल ही होगा तो मिलेगा। इस वजह से वो आप अपनी पहले कंफर्मेशन करके फिर आ गए। उसके अलावा सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स है। ਤੁਹਾਡੀ अगर तनख्वाह ਤੁਹਾਨੂੰ 4000 दस देना पे कि आपकी $4000 आपकी पे है मंथली, तो उसमें से समझिए आपका $900 $1000 जो है वो टैक्स काट लेना वहाँ। इसके अलावा आपकी बाइक के ऊपर टैक्स अलग है। आप अगर घर के लिए ग्रोसरी करने गए हैं, कुछ चीज़ आपने खरीदी है, कुछ भी घर की कोई चीज़ खरीदी है, कोई टीवी फ्रिज कोई इस तरह की चीज़, उसके ऊपर आपने टैक्स अलग देना है। मतलब ये है कि टैक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगा। आप सिर्फ वो इश्तेहार देख के ना आए जी 5000 तनख्वाह है जी, $6000 तनख्वाह है जी, तो उसमें आपने टैक्स जो है ना उसको डिडक्ट करना, उसमें निकालना है, वो टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो मतलब मैंने आपको बता दिया निस्बतन 4000 अगर पे है तो उसमें से आपको 3100-3000 ही आपको मिलना है। इसी तरह ही मतलब 800-900 यूरो डॉलर आपका टैक्स वो काटते हैं, और आपके हाथ में वही आना जो टैक्स के बाद बचना है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट का भी जो है ना निज़ाम इनका इतना अच्छा नहीं है। जो लोग यूरोप में हैं उनको पता है, बार्सिलोना जो बड़े शहरों में रहते हैं वो वेल कनेक्टेड है। आप किसी भी जगह से किसी स्टॉप में से आप मेट्रो में घुस जाएं, 15-20 मिनट के अंदर आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, इतना ही टाइम लगता है। लेकिन इधर आपको घंटा भी जनाब वो बसों पे ट्रैवल करना पड़ता है, इतना ज़्यादा वेल कनेक्टेड नहीं है। मॉन्ट्रियल के अंदर जो मैंने देखा ना, मैंने सफ़र किया मेट्रो के अंदर, तो बड़ी स्लो है सिस्टम, वेल कनेक्टेड नहीं है। 2-3-4 लाइनें वो चलती हैं अपने अपने रूट के ऊपर, तो इस वजह से आपको ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी जो है ना वो लेनी पड़ेगी। और गाड़ी के लिए मैं क्यूबेक में हूँ, क्यूबेक का सूबा, ये दूसरे मुल्कों का लाइसेंस नहीं एक्सेप्ट करते। आप अगर किसी मुल्क में हैं जिनके साथ इनकी ट्रीटी नहीं है, तो आपका वो लाइसेंस स्विच नहीं होगा, आपको नहीं लेना पड़ेगा। और अगर आप इनके किसी एग्रीमेंट वाले मुल्क से हैं, मिसाल के तौर पे फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नॉर्थ कोरिया, इस तरह के और भी 4-5 मुल्क हैं यूरोप से, और तो 12-13 मुल्क हैं जिनके साथ इनकी ट्रीटी है, तो उनका लाइसेंस वो है इंटरनेशनल ले लें तो आपको 1 साल आप गाड़ी चला सकते हैं। उसके बाद आपने लाइसेंस लेने ही लेना है इधर। तो जो बंदे पढ़ाई से भागने वाले हैं वो ध्यान कर लें, यहाँ पे आके आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे भागने से गुजारा नहीं होगा। पाकिस्तान में स्कूल बंक करने वाले ध्यान से सुन लें, इधर बंक करेंगे तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा सारे दिन। उसके अलावा क्यूबेक के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज है, वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसको बड़ा जोर देते हैं, उसके पैसे भी मिलते हैं आपको। अगर आप वो स्कूल में लिखवाएं ना अपना नाम भी मैं फ्रेंच सीखना चाहता हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत गवर्नमेंट खर्चा देती है, लेकिन वो अब लिस्ट लंबी हो गई है, लोग लालच करते हैं आके लिखवा देते हैं, तो बंदों की तादाद ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से क्लासेस में जगह नहीं है। वो आपको 5-5, 6-6 महीने का टाइम मिल जाता है, आपकी क्लास 6 महीने बाद शुरू होगी।
तो वो 2-4 महीने अगर आप क्लास करते हैं तो आपको वो टाइम जो आप उधर लगाते हैं उसका आपको कुछ पे करते हैं आपको। बस 2-4 घंटे आप क्लास लेते हैं तो आपको $50-60 वो दे देते हैं, तो हेल्प करते हैं। यानी कि उनका दिल है भाई इधर बंदे फ्रेंच बोलें। तो ये लैंग्वेज का बड़ा इशू है इधर। आपके घर अगर कोई लेटर आता है इधर तो वो फ्रेंच में ही आना है। आप किसी जगह पे कॉल करते हैं तो अगर कंप्यूटर बोलेगा तो वो फ्रेंच में बोलेगा। हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे वो फ्रेंच में बोलेंगे। शायद इंग्लिश भी बोलते हैं लेकिन जो पहली ज़ुबान है उनकी वो फ्रेंच है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी जॉब्स की जो आपको इजीली जॉब मिल सकती है वो है आईटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और स्किलफुल पर्सन के लिए आईटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आजकल नया दौर शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम। वो आपको कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, आप अपने घर में बैठे 4-6 घंटे कंप्यूटर के ऊपर अपना काम करते हैं। जो भी वो आपको असाइनमेंट वगैरह दें वो अपने उसी पे आपने घर से ही आप कर सकते हैं काम। ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपका प्रोफेशन आईटी है तो उसमें भी लोकल तो नहीं चलेगा, आपको हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, फिर ही आपको उसके अंदर कोई जॉब जो है ना वो मिल सकती है। स्टडी बच्चों की जो स्टडी है वो 18 साल तक तो फ्री है। 18 साल तक छोटा स्कूल होता है आपके हाई सेकेंडरी एजुकेशन 10 यानी कि मैट्रिक तक या 12वीं तक। लेकिन उसके बाद जब आप प्रोफेशनल में जाते हैं तो वो आपको पे करना पड़ता है। वो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, वो आपने खुद ही खर्चा उठाना है। इस चीज़ का भी ख्याल रखें। और मौसम बहुत तगड़ा जी आता है। यहाँ पे स्टार्ट होता है नवंबर से ठंड स्टार्ट हो जाती है और पीक पकड़ती है जनवरी में पीक होता है इसका मौसम का जो हार्शनेस है उसकी। जनवरी से ले के तो अप्रैल मिड अप्रैल तक जो है ना वो स्नो पड़ती है इधर। तो वो बड़ा सख्त हो जाता है, -40 तक जाता है। बंदे जो है ना वो फुल पैक होकर निकलते हैं इधर, 3-3 या 4-4 कपड़े नीचे पहनते हैं, वो थर्मल जो होते हैं सूट्स, फिर जाके गुजारा होता है। तो ठंड बहुत ज़्यादा है। मेडिकल का निज़ाम कुछ ना पूछो, मेरा अपना एक्सपीरियंस हुआ इधर तो बड़ा ही ना दिल खराश एक्सपीरियंस रहा मेरा। मेडिकल इनका यहाँ का सिस्टम बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। बिल्कुल आपको ट्रीट नहीं करते उस तरह जिस तरह करना चाहिए, जिस तरह इसकी रेपुटेशन है। कनाडा जी बड़ा बड़ा मुल्क है जी, बड़ा अमीर मुल्क है, लेकिन आपको ये लोग मेडिकल में बहुत सुस्त हैं। आप डिसअपॉइंट होंगे इधर। एक तो इनके पास अमला नहीं है, दूसरा ये बहुत स्लो इनका सिस्टम चलता है। लोगों के अलावा आपको इंश्योरेंस चाहिए, फ्री नहीं है। अगर आप काम करते हैं वो काम वाले भी आपको, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करती, कुछ आपकी कर देती हैं, वो भी आपको 100% कवर नहीं करती। तो आपको अक्सर दवाइयाँ अपने पैसों से लेनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। यूरोप में जो लोग हैं ख़ासतौर पे स्पेन में, उनके लिए तो मेडिकल बिल्कुल फ्री है 100%, लेकिन इधर फ्री नहीं है। ये इसके जो है ना नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो इसका ख्याल रखें क्योंकि मेडिकल मेन चीज़ है। बंदे के साथ ऊंच नीच हो सकती है, बीमारी घाटा वादा नाल ही लग गया, तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको 6-8 घंटे एमरजेंसी में वेट करना पड़ता है जी, आपको कोई डॉक्टर आके चेक करे। बड़े मुकद्दर चंगे होने थे, कोई नर्स आके आपको देख लेगी क्या हुआ जी, क्यों हुआ जी, छोटा मोटा आपको कोई पेन किलर दे देंगे या कोई हल्का फुल्का आपको कर देंगे ट्रीटमेंट। लेकिन डॉक्टर देखने की बारी जो है ना वो बड़ी देर बाद आती है। अगर कोई जानते ना बनी हुए तो वो तो में चेक नहीं करते। ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है ये भी। तो वीडियो लंबी हो रही है मेरा ख्याल है, तो इंशाल्लाह बाकी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी बस यही था कि मैंने कहा शेयर कर दूं लोगों के साथ भी। अगर उनके ज़हन में कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, तो अगर कोई बात पूछनी है तो मुझे कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।